वो शायद डिटेल में हो, अभी हमने डिटेल देखी नहीं है तो कई चीजें डिटेल से पता लगेंगी, बट ओवरऑल बहुत बढ़िया बजट है साहब। ठीक है, हमारे साथ हमारे साथ आशुतोष मिश्रा भी जुड़ गए हैं, फाइनेंस के मामलों के एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आशुतोष जी, आपने ही पूरा बजट देखा, आपको क्या अच्छा लगा? खास तौर पर जो अभी हम अनिल जी भी कह रहे थे कि एलटीसीजी पर 10% टैक्स लगाने से इन्वेस्टमेंट पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा वाकई आपका ही मानना है क्या? क्योंकि शेयर बाजार ने जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तुरंत एक लंबी सेलिंग तुरंत हमने देखी थी और बाजार जो शुरुआती कुछ घंटों में अच्छे मार्जिन के साथ, बढ़त के साथ चल रहा था, फिर बिल्कुल लाल निशान पर आ गया और करीब करीब 1% की गिरावट बाजार में दिख रही है, पौन से लेकर 1% तक। बाजार क्यों नापसंद कर रहा है अगर एलटीसीजी लगाने से इन्वेस्टमेंट पर असर नहीं पड़ेगा तो? देखिए, इसको दो स्तर पे देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो इन्वेस्टर है उस बेचारे के पास कहीं इन्वेस्ट करने को है नहीं, ये इक्विटी मार्केट बेस्ट है, तो ये मार्केट अभी थोड़े दिन गिरेगा फिर बढ़ जाएगा। इसमें बेमानी क्या है कि इन्होंने लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं एजम्पशन दिख रहा है इसमें सरकार का कि पिछला साल बहुत अच्छा रहा, बाजार ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। मान लीजिए अगर 40% रिटर्न है, आप 10% टैक्स मानते हैं तब तो सही है, लेकिन बाजार हमेशा ऐसा नहीं चलता। कई बार इन इन्वेस्टर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, साल में 10% कमाने के लिए 10% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें देखिए, इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इस वक्त जो ऑप्शंस हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, उसमें ये बेस्ट, इस समय इक्विटी इज द बेस्ट, ये श्रेष्ठ है। और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 10, इसमें जो धोखा सरकार दे रही है वो ये है कि वो एक एसटीटी लगाती है, और जिस समय उन्होंने एसटीटी लगाया था उस वक्त कहा था कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अगेंस्ट हम उसके जगह लगा रहे हैं। अब आप वहां भी टैक्स कर रहे हैं और यहां भी टैक्स कर रहे हैं, तो ये इफेक्ट तो जो है 1 लाख के ऊपर है, क्योंकि तो इसलिए हो सकता है छोटा जो है इन्वेस्टर है वो शायद इतना ना इफेक्ट हो, और इसीलिए जो है आखिर में घूम फिर के वो मार्केट फिर ऊपर उठ जाएगा। और मार्केट इस वक्त जो चल रहा है वो हमारे और आपके इन्वेस्टमेंट से नहीं चल रहा है। अभी पिछले महीने तक जो फॉरेन इन्वेस्टर था वो ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में लगा रहा था, इसलिए मार्केट उछल रहा है। और तो अभी भी जो लगा रहा था तो इसलिए भी लगा रहा था ना कि हम अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अभी तो देना पड़ेगा, तो फिर क्यों लगाएगा? वो वही बात जो कि मैंने आपसे पहले कही कि आप जो है जब आप कहीं पैसा लगाने जाते हैं तो ये देखते हैं कि कहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे इस 10% टैक्स के बाद भी जो है अभी रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट में ज्यादा रहेगा। तो मतलब सरकार एक तरह से निवेशकों को ये मैसेज देना चाह रही है क्या कि जैसा शानदार रिटर्न का साल हमने देखा है वैसे साल अभी और बाकी है, आप लगाइए 10% दे के भी आप कमा लेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं आशुतोष जी? जी बिल्कुल यही है। और इसमें खतरा लेकिन एक ये है जो कि हम हर निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो अभी अगर आप जो स्टॉक मार्केट देखते हैं वो देख रहे होंगे कि कुछ मिड कैप स्टॉक्स हैं जो ज्यादा बढ़ते हैं, जो जिसकी वजह से सेंसेक्स बढ़ जाता है, निफ्टी बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। जिस दिन वो गिरे उस दिन ये मार्केट गिर जाएगा, और ये जो है मतलब थोड़ी सी कागज की नाव है, कितनी दूर जाती है ये देखने वाली बात है। और अच्छी बात ये है कि आपसे बात करते करते बाजार वापस से हरे निशान पर आ गया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब करीब 0.25% की बढ़त पर है, यानी बाजार के लिए कहा जाता है कि बड़ा सेटबैक होगा अगर एलटीसीजी पर टैक्स लगाया जाता है, तो बाजार ने इसको बिल्कुल ब्रश अवे कर दिया है, उस शौक से बाहर आ गया है। बाजार कम से कम बढ़त के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। हमारे साथ अब ऋषि वाघला भी जुड़ गए हैं, चेयरमैन है महाराष्ट्र सीआईआई के। ऋषि, आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को, खास तौर पर जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये बजट हम रोजगार के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, 70 लाख रोजगार हर साल हम ऐड करेंगे। भले ही जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो कहेंगे कि भाई 2 करोड़ नौकरियों का वादा क्या हुआ, लेकिन 70 लाख भी एक बड़ा फिगर है। ये बजट आपको लगता है वो 70 लाख नई नौकरियों को अचीव करा पाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि ये जो बजट है इसके प्रियम्बल में जाना चाहिए। प्रियम्बल में जेटली जी ने एक बात कही कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर हम 40 पोजीशंस अप हो चुके हैं, अब हम ईज ऑफ लिविंग के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। ईज ऑफ लिविंग मतलब हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये एक बहुत उम्दा विचार है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की विचार अब जीडीपी की बजाय जीएनएच की ओर जा रही है, जो एक बहुत अच्छी सोच है। जहां तक इसके ऊपर अगर हम देखते हैं कि खर्च कहां पे गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर में, गवर्नमेंट खर्च कर रही है एजुकेशन के ऊपर में, गवर्नमेंट खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, और ये सब चीजें जितनी भी ये सब चीजें हैं इससे
हमारा एम्प्लॉयमेंट की ओर बहुत बड़ा एक पुश आएगा। तो हमारे विचार से ये जो अपने लोगों के एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, दैट विल हैपन अगर रूरल इकोनॉमी अगर तेज चलेगी। तो रूरल इकोनॉमी तेज करने से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड करने से मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, और डायरेक्ट रूरल इकोनॉमी में ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में खर्च हो रहा है, एजुकेशन के ऊपर में खर्च हो रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर में खर्च हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट असर पड़ेगा। मेरे विचार से ये एक बहुत ही सोचा सुलझा हुआ डिसीजन है गवर्नमेंट का इस बजट में। ठीक है सर, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। बीके अग्रवाल हमारे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अग्रवाल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को, क्योंकि जिस तरह से रूरल सेक्टर पर खास तौर पर फोकस किया गया है, आप कह सकते हैं क्या कि रूरल मार्केट के लिए ये वो ड्रीम बजट था क्या जिसका इंतजार रूरल मार्केट कर रहा था, ग्रामीण क्षेत्र कर रहा था? ये वो बजट है क्या? बिल्कुल, ये बजट एक बहुत ही शानदार बजट है और इसमें रूरल सेक्टर के ऊपर और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। अगर हम देखें कि जो एमएसपी की जो फिक्सिंग की बात की है 150% ऑफ द इनपुट प्राइस, ये एज ए प्रिंसिपल इन्होंने अडॉप्ट किया है। और अगर कोई भी किसान किसी भी वजह से उस प्राइस को नीचे बेचता है तो उसका डिफरेंस उसको पे होगा। आई थिंक एज ए प्रिंसिपल ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और एक जो सबसे बड़ा पेन एरिया था एग्रीकल्चर का, फार्मर्स का, ये उसको एड्रेस करता है। और जहां तक बात है रूरल सेक्टर की, भले ही रूरल हाउसिंग सेक्टर का देखिएगा, 2 लाख मकान बनाने की 2 करोड़ मकान बनाने की बात की है, और ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट की बात की है। लगभग 11 करोड़ का जो खर्चा है वो रूरल सेक्टर के ऊपर सब मिला के, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब मिला के 11 लाख करोड़ का खर्चा रूरल सेक्टर के ऊपर किया जा रहा है इस बजट के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जहां तक एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, लगभग पिछले साल 10 लाख करोड़ का क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गया था। इस बार उसको 10% और बढ़ा के 11 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर को क्रेडिट मिलेगा, ये भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। और कुल मिला के मैं ये बोलूंगा कि इस बजट के अंदर एक 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा शानदार बजट है ये। ठीक है। और आपके बार फिर से शेयर बाजार, जहां पर सेंसेक्स हमने 450 अंक टूटता हुआ देखा था, वहां पर एक बढ़ा था करीबन 61 अंक। इस वक्त सेंसेक्स ऊपर है, यानी बाजार ने इस बजट को वेलकम किया है। जॉब जनरेट होंगी, आय बढ़ेगी, बावजूद इतनी सारी योजनाओं के कहीं ना कहीं ये मैसेज बाजार देख रहा है। क्योंकि आमतौर पर अगर पॉपुलिस्ट बजट होता है तो शेयर बाजार के लिए वो खराब खबर होती है कि जो सरकार है सिर्फ चुनावी रेवड़ियां बांटने के लिए खर्च कर रही है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोच रही। लेकिन बाजार कम से कम इसको वेलकम कर रहा है। आशुतोष जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अभी क्योंकि रूरल सेक्टर पर और किसानी की बात हो रही थी, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए हैं। पुष्पेंद्र जी, एक बात और बताइए कि जो एक्सपोर्ट, जो रूरल प्रोडक्शन है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर यहां पर वित्त मंत्री ने कुछ ऐलान किए, वो क्या काफी है? क्या आपको लगता है कि उससे बढ़ेगा क्या? नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। वास्तविकता भी हमें देखनी पड़ेगी नरेश जी। पिछले 2013-14 के मुकाबले पिछले साल क्या हुआ है कि बम्पर उत्पादन होने के बावजूद हमने बाहर से लगभग 65,000 करोड़ ज्यादा का जो है एग्री प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट कर लिया, और लगभग 65,000 करोड़ का ही जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो हमने कम किया है। तो इस तरीके से 1,30,000 का जो डिफरेंस आया है, इससे किसान को बहुत नुकसान हुआ है। एक मुद्दा इन्होंने जो आमदनी दुगनी करने की बात कही है 2022 तक, और बार बार कह रहे हैं, उसके बारे में मैं बता दूं कि पिछले 3-4 साल के अंदर जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है वो लगभग 2% है, और किसी चीज को दुगना करने के लिए 5 साल में लगभग 15% से उसको बढ़ाना होगा। आज तक कहीं भी कभी भी पूरे विश्व में 15% की दर से 5 साल लगातार जो है एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इसका क्या रोड मैप था, इसके विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। एक खाद्य प्रसंस्करण की बात जरूर कही गई है कि जो है फूड प्रोसेसिंग करके और ज्यादा वैल्यू रियलाइज, फूड पार्क्स की बात की गई। जी, फूड पार्क्स बनाएंगे। तो इसमें मात्र 700 करोड़ का पिछले बार बजट था, अब 1400 करोड़ कर दिया। तो 1400 करोड़ में आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े देश में जहां 275 लाख टन का खाद्यान्न का उत्पादन है और 300 लाख टन का हॉर्टिकल्चर, 300 लाख टन का है, 300 मिलियन टन का हॉर्टिकल्चर का उत्पादन है। तो उसमें कहां ये कितना 1400 करोड़ में कितनी फैक्ट्रियां लग पाएंगी, इस विषय में जो है
संशय है। एक लागत की मैं और बात कहना चाहता हूं। आपने ये भी कहा है कि आप आमदनी तब बढ़ेगी या तो आपका प्राइस बढ़े या आपकी जो कीमत आती है लागत कम हो जाए। लागत के बारे में दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। नंबर एक तो ये है कि जो कच्चा तेल है बाहर से लगातार पूरे कार्यकाल में इनके सस्ता आया, लगभग आधे रेट पे आया, $30 तक चला गया, लेकिन इन्होंने डीजल जो एक महत्वपूर्ण इनपुट होता है उसके दाम कम नहीं किए। यही हाल खाद में भी रहा। खाद भी कम लोगों को जानकारी है कि पिछले 3-4 साल में चाहे वो डीएपी हो, यूरिया हो या पोटाश हो, सारा आधे रेट पे आ रहा है। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी सब्सिडी बचाई, उसको कम करने का काम नहीं किया। उसमें कुछ ना कुछ घोषणा हम सोच रहे थे होगी। चौधरी साहब, आप ये तो मान रहे हैं कि हाँ मिला है, 700 की जगह 1400 करोड़ है, नए फूड संस्करण है, लेकिन उन सबके बावजूद आप खुश नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि बहुत कुछ मिला है किसानों को। चलिए, अच्छी बात है। दीपांशु, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक और महत्वपूर्ण बात जो हम अगर खेती की बात करें, जो हमको जरूर यहां पर मेंशन करना होगा, 11 लाख करोड़ का कर्ज किसानों को देने की यहां पर बात की गई है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर चुनावी साल आ रहा है तब कुछ और राज्यों में किसानों के कर्ज माफ होंगे? क्या ये उस दिशा में है? 11 लाख करोड़ कर्ज किस तरह से दिया जाएगा, इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है, किस तरह से? हाँ, आई थिंक ये एक मेजर प्रॉब्लम है, बिकॉज जो बैंकिंग सेक्टर की हालत है आज के समय में, वो चाहे एनपीए की क्राइसिस हो, चाहे मेजर बैंक डेट्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हालत हो, आई थिंक कोई भी क्रेडिट जो कि फार्मर्स को दिया जाए उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ये क्रेडिबिलिटी ऑफ लोन्स क्या है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, सरकार जैसे बदलती है एक लोन वेवर अनाउंस करती है और वो बैंक की ही बैलेंस शीट पे आता है, ना कि सरकार की बैलेंस शीट पे जाता है, और किसान को भी वो जितना लाभ मिलना होता है वो उतना नहीं मिल पाता। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंसेंटिव्स को अलाइन किया जाए क्रेडिट स्कीम्स के साथ। और नाबार्ड की ऑलरेडी इतनी अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, नाबार्ड द्वारा लॉन्च की हुई माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स काफी अच्छी चल रही हैं। आई थिंक उनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, रादर देन अनाउंसिंग एनी न्यू स्कीम्स। मैं क्विकली बस एक पॉइंट देना चाहूंगा जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, बट एग्रीकल्चर के पॉइंट से भी कंसर्न है। काफी एक्सपेक्टेशन थी इस बजट से कि एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए काफी फंडिंग दी जाएगी, जो कि बहुत ही लिमिटेड है। एट द सेम टाइम बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्रीकल्चरल रिसर्च पे काम भी करते हैं। आई थिंक इसके लिए कुछ नहीं किया गया, कोई रोड मैप नहीं है। आई थिंक एक अनाउंस किया गया है कि 1 लाख करोड़ दिया जाएगा 4 साल के दौरान, और बजट में ज्यादातर अनाउंसमेंट 4 साल तक के प्लान के हिसाब से दिए गए, ऐसा नहीं कि 1 साल का। तो आई थिंक प्लानिंग में कहीं भी एजुकेशन अभी भी बहुत क्लियरली उभरता हुआ नहीं आ रहा है। जो प्राइमरी और हायर सेकेंडरी को मिलाने की बात किया गया, हायर एजुकेशन और प्राइमरी को, उससे कुछ फायदा होगा? मुझे नहीं लगता ज्यादातर है। आई थिंक प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो कि स्कूलिंग लेवल पे है काफी स्टेट से संबंधित है। आई थिंक कैसे कलेक्टिव शेयरिंग का होगा, आई थिंक रोड मैप ही बजट का काम होता है। आई थिंक एरियाज ऑफ प्रायोरिटाइजेशन पे, तो एजुकेशन पे मैं पर्सनली नहीं कहूंगा कि बहुत कुछ इसमें आया है। जी, इसमें एक बात जो लोन वाली कही गई है, ठीक है, ये जो 11 लाख करोड़ का लोन देने की बात हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये पिछले साल 10 लाख करोड़ था, तो इसमें कोई अलग से जो है इसमें 1 लाख करोड़ बढ़ाया गया है। और इस फिगर को भी मैं संदर्भ में डाल दूं कि टोटल जो एडवांसेस हैं, लोन जो बैंक्स ने दे रखे हैं पूरी देश में, वो लगभग 80-81 लाख करोड़ है। तो 80 लाख करोड़ में से माफ हो जाए? नहीं, माफने की बात नहीं मैं कर रहा, जो लोन दिया गया ये माफ नहीं है, ये 11 लाख माफ नहीं किया जा रहा है। 11 लाख करोड़ रुपए लोन दिया जा रहा है, जो पिछले साल 10 लाख था। 12% बढ़ गया सर? नहीं, 10% बढ़ा है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कृषि ऋण यानी जो 60% आबादी बसती है उसको 10 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, और सारी आबादी को 80 लाख करोड़ है। वो 80 लाख करोड़ टोटल लोन जो बैंक दे रहे हैं, उसमें से 11 लाख करोड़ दिया जा रहा है। कोई ये माफ नहीं किया जा रहा है कि ये लगे कि बहुत ज्यादा बम्पर माफ कर दिया गया है। तो नटशेल में मैं अपनी सारी पॉइंट्स को समझ करते हुए कह रहा हूं कि किसान और मजदूर क्या चाहता है। किसान मजदूर का कर्जा माफ करो, फसल की कीमत दुगनी, खर्चा हाफ करो, और 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे का इंसाफ करो। चलिए ठीक है, यहां पर हेडलाइन का वक्त है, लेकिन उसके पहले दीपांशु जी और चौधरी साहब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त की हेडलाइन पहले आपको बताते हैं। और चर्चा जारी है, कुछ मेहमान अभी बने हमारे साथ। बीके अग्रवाल हमारे साथ है, वाइस प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। अग्रवाल साहब, गोल्ड को लेकर माना यह जा रहा था, कहीं ना कहीं उम्मीद थी, जो हम पिछले साल भी कर रहे थे और उसके पिछले साल भी कर रहे थे, कि 10% जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिलैक्स किया जाएगा। हालांकि यह तो कहा गया कि जो गोल्ड के ट्रेड है इसके तरीके को हम रिवैम्प करेंगे, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को रिवैम्प करेंगे, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी जो गोल्ड की है उस पर कुछ भी बोलने से बच गए, कुछ नहीं हुआ उस पर।
जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया जाएगा। और क्योंकि स्मगलिंग और ये काफी हो रही थी, बट फिर भी जो एक सबसे पॉजिटिव चीज है यह कि एक नेशनल गोल्ड पॉलिसी डिक्लेयर होगी, जिसकी की गोल्ड बुलियन इंडस्ट्री बहुत टाइम से डिमांड कर रही थी। आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और दूसरा, एक जैसे इन्होंने बोला है कि गोल्ड एक्सचेंज सेटअप किए जाएंगे, तो आई थिंक गोल्ड को एक एज ए इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बजट के अंदर आई है। तो हमें इसके प्रति काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। और जब गोल्ड पॉलिसी आएगी तो हो सकता है उस पॉलिसी के हिसाब से कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इस पॉलिसी में किस तरह के बदलावों की उम्मीद आप करेंगे? इससे बाजार का लेन देन गोल्ड को लेकर किस तरह से बदल सकता है? क्या बदलाव होंगे इसमें? देखिए, अभी गोल्ड के चलिए, एक बार सुशील मोदी कुछ कह रहे हैं। अग्रवाल साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। सुशील मोदी इस वक्त क्या कह रहे हैं, बजट पर सुनते हैं। वरिष्ठ नागरिक यानी समाज के सभी तबकों का ख्याल रखा गया है, लेकिन जो गरीब आदमी उसको सर्वाधिक इस बजट का लाभ मिलेगा। और राज्यों में भी बिहार जैसे गरीब राज्य को इस केंद्रीय बजट का सर्वाधिक लाभ होने वाला है। सर, अपोजिशन का कहना है इस पूरे बजट पे कि चुनाव एक साल बाद है, तो अभी से कहीं ना कहीं एक तरह से माहौल बनाया गया है चुनाव को देखते हुए। बजट में ऐसी कोई आशा अपेक्षाओं को मजबूत करने वाला बजट है। ये देश के विकास को गति देने वाला बजट है। ये बजट फार्मर फ्रेंडली, कॉमन मैन फ्रेंडली, बिजनेस एनवायरमेंट फ्रेंडली और साथ ही साथ डेवलपमेंट फ्रेंडली भी है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग, उस पर भी फोकस किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सेविंग्स, 21वीं सदी के भारत के लिए न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हेल्थ एश्योरेंस, यह सभी ईज ऑफ लिविंग की दिशा में ठोस कदम है। हमारे देश के किसानों ने खाद्यान्न और फल सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन करके देश के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है। किसानों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए और उनकी और आय को और बढ़ाने के लिए और उस दिशा में इस बजट में अनेक कदम प्रस्तावित है। गांव और कृषि क्षेत्र के लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन इस बजट में किया गया है। 14.5 लाख करोड़, 51 लाख नए घर, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, लगभग 2 करोड़ शौचालय, 1.25 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन। इसका सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए अपने भाई बहनों को मिलेगा। ये ऐसे कार्य हैं जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अपने साथ रोजगार के नए मौके भी लेकर के आने वाले हैं। किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलवाने की घोषणा मैं वित्त मंत्री जी विशेष रूप से सराहना करता हूं। किसानों को इस फैसले का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ चर्चा करके एक पुख्ता व्यवस्था विकसित करेगी। सब्जी और फल पैदा करने वाले किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स एक कारगर कदम साबित होने वाला है। हमने देखा है किस तरह दूध के क्षेत्र में
अमूल ने दूध उत्पादक किसानों को उचित दाम दिलवाया। हमारे देश में किसान जो सब्जी पैदा करता है, फल पैदा करता है, उनको भी इस नए हमारे कदम से बहुत लाभ मिलने वाला है। हमारे देश में उद्योग के विकास के लिए एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, और इससे हम सब परिचित हैं। अब देश के अलग अलग जिलों में कृषि से संबंधित वहां के उत्पादों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्लस्टर अप्रोच के साथ हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। देश के अलग अलग जिलों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को उसको ध्यान में रखते हुए उन जिलों की एक पहचान बनाकर उस विशेष कृषि उत्पाद के लिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इसकी व्यवस्था विकसित करने की योजना का मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि हमने मालूम है कुछ जिले होते हैं जो आलू पैदा करते हैं, कुछ जिले हैं प्याज पैदा करते हैं, कुछ जिले हैं कॉटन पैदा करते हैं। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना ये बड़ा व्यवहारू कदम है। हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इनकम टैक्स में छूट है, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ जो आज देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, किसानों के संगठन के द्वारा चल रहे हैं, लेकिन इनको ये लाभ नहीं मिलता था। अब जो लाभ कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है वो लाभ इनको भी मिलेगा, और इसलिए किसानों की मदद के लिए जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ को इनकम टैक्स में सहकारी समितियों की तरह ही छूट देने का निर्णय बहुत प्रशंसनीय है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद के साथ ऑर्गेनिक, एरोमेटिक, हर्बल, जो हमारे यहां वैद्य लोग जो जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, इनकी खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसी तरह गोबर धन योजना, गोबर मलमूत्र पशु का, गोबर धन योजना गांव को स्वच्छ रखने के साथ साथ किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी। हमारे यहां किसान खेती तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ उससे जुड़े और भी अलग अलग व्यवसाय करता है। कोई मछली पालन करता है, कोई पशुपालन करता है। तो प्रधानमंत्री एक तरह से बजट के हाइलाइट्स बता रहे हैं कि इस तरह से फायदा क्या क्या होगा। वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट किया, उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, प्रधानमंत्री मोदी आपको समझा रहे हैं। हमारे साथ फिरोज खंबाटा जुड़ गए हैं, रसना के एमडी हैं। खंबाटा साहब, आपके लिए अच्छी खबर जरूर आई है। यहां पर जो फूड प्रोसेसिंग है उसका जो एक एलोकेशन था 700 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ कर दिया गया है। आपकी इंडस्ट्री को इससे कितना फायदा होता दिख रहा है? आप वैसे बजट से खुश भी दिखाई दे रहे हैं। देखो, मैं हमेशा मानता हूं इंडस्ट्री डायरेक्ट गवर्नमेंट के फायदों के कारण नहीं, ये इंडस्ट्री डायरेक्ट गवर्नमेंट के फायदों के कारण कोई नहीं बढ़ती है, पर ये हमारा हमेशा मानना था कि फूड प्रोसेसिंग को अपना ड्यू नहीं मिल रहा है और बाकी इंडस्ट्री को मिल रहा है। तो एटलीस्ट ये बजट में फूड प्रोसेसिंग शब्द फाइनेंस मिनिस्टर ने कम से कम 7 बार बताया, तो उसका मतलब कभी उनके ध्यान में फूड प्रोसेसिंग आ गया है, वो अच्छी चीज है। और ये भी एक मानना पड़ेगा कि पहले बजट में मैंने ये देखा कि एग्री एक्सपोर्ट के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया।
हमेशा तो ये मानना जाता था कि इंडिया का एक्सपोर्ट बंद कर लो, अनियन एक्सपोर्ट बंद कर दो, मिल्क एक्सपोर्ट बंद कर दो, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा इंडियन क्रॉप बढ़ जाएगा। वो गलत चीज है, क्योंकि जो एक्चुअली इकोनॉमी को बढ़ना है वो एक्सपोर्ट के बलबूते बढ़ना है। आज चाइना आगे आ रहा है, ब्राजील आगे आ रहा है, तो वो एक्सपोर्ट करके आ रहा है। तो ये जो पूरा फोकस है कि जो अपने 42 मेगा फूड पार्क है, वो 42 मेगा फूड पार्क को एग्री एक्सपोर्ट जोन में कन्वर्ट करके वहां से एक्सपोर्ट बढ़ाने का जो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, वो सही पॉलिसी है और जिसकी मैं काफी सराहना करना चाहता हूं। और ये भी मैं सराहना करना चाहता हूं कि इन्होंने जो ये सपोर्ट प्राइस फार्मर का बढ़ाया है, और ये भी ये करना चाह रहे हैं कि जो एक खरीद से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़े, जिससे डायरेक्ट फार्मर से इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ सके और हम लोग ये ऑपरेशन ग्रीन में इंडस्ट्रियलिस्ट फायदा ले सके और कैसे फार्मर के साथ जुड़ के एक्सपोर्ट इंडिया का मैक्सिमम क्रॉप कर सके। ये ऑल सब सही दिशा में एक चीज है और इससे डेफिनेटली जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि डबलिंग द फार्मर इनकम, वो जरूर होगा। अब आप ये भी मान के चलो कि आज फार्मर की इनकम बढ़ानी है तो खाली एग्रीकल्चर से नहीं बढ़ेगी, आज बंबू से बढ़ेगी, हनी से बढ़ेगी, फिशरीज से बढ़ेगी, एनिमल हस्बेंड्री से बढ़ेगी। तो ये जो पूरे फंड बनाया है खाली एग्रीकल्चर के लिए नहीं, ये बाकी सब सेक्टर के लिए भी एक जो फंड एलोकेट किया है वो सही दिशा में है, क्योंकि इससे कारण फार्मर का पूरा बेनिफिट मिलेगा। और इसको देख में नजर हुए काफी कंपनी आज ये सेक्टर में आ रही है, जैसे कि हमारी खुद की कंपनी हनी में आ रही है। हम भी सोच रहे हैं भाई फार्मर को कैसे हेल्प करे, इंडियन हनी कैसे उसको इंडिया में भी बेचे, इंडियन हनी को एक्सपोर्ट भी कैसे करे। तो आज हम लोग कंपनी लोग भी ये गवर्नमेंट के साथ जुड़ रहे हैं टू रियली हेल्प द फार्मर इन डबलिंग हिज इनकम। तो आपने खैर अपने इन्वेस्टर्स को एक यहाँ पर न्यूज भी दे दी कि आप हनी के बिजनेस में भी उतर रहे हैं, और क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, हनी तो ऑर्गेनिक ही होता है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा एक अनाउंसमेंट इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम जो है। पंकज जी, आपसे एक बात समझना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने बात की कि सरकार ने, जी फिरोज अपनी बात कंप्लीट कीजिए अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं कि एक सबसे बड़ा ये अनाउंसमेंट ये सबको जानना चाहिए कि हर कंट्री ने यूनिवर्सल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ला पाई। हाँ। अमेरिका भी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ला पाई। आज ये एक झटके में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 50% हाउस होल्ड, अराउंड 50 करोड़ हाउस होल्ड हुए, वो उनको अगर मेडिक्लेम इंश्योरेंस अगर फ्री देते हैं अप टू 5 लाख, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। इससे ये फायदा होगा कि ओवरऑल हेल्थ सेक्टर को फायदा मिलेगा, और एक आदमी को चिंता होती है कि भैया मैं बीमार हुआ तो क्या होगा, आज मेरे को कैसे बेनिफिट मिलेगा। आज आप ये देखो कि ये इंश्योरेंस को लेके आज एक गरीब आदमी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में जाकर भी बेनिफिट ले पाएगा, उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, और मैं इसको इसलिए पॉजिटिवली गिन रहा हूं कि उसको पूरा एक रिपल इफेक्ट आएगा हेल्थ इकोनॉमी को। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसको हमको एक्चुअली सराहना करनी। जी पंकज जी, मेरा जो सवाल आपसे था, जो अभी फिरोज भी कह रहे थे कि कम से कम इस बजट में हमने देखा कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो और उसके जरिए भी किसानों की आय बढ़े, उस पर कहीं ना कहीं एक जोर दिया गया है। एक और जो शब्द है, जो क्लस्टर फार्मिंग की बात यहां पर अनाउंसमेंट आज की गई है, आपको लगता है ये भी उसी दिशा में है कि चलिए फूड पार्क तो है ये जहां से एक्सपोर्ट पर जोर देंगे, लेकिन जो क्लस्टर्स के साथ जो गांवों में डिजिग्नेट किया जाएगा कि यहां पर हमको यही फार्मिंग करनी है, इसी की खेती करनी है, उससे भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कदम है। और जैसा कि हमारे पहले भी कुछ लोगों ने बोला था कि इंडिया में ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती, जिसको हम होलिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, वो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम किसानों को साथ में डालें। क्योंकि आज भी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन टोटल जीडीपी के ऊपर 16 से 17% ही है। तो जब तक हम फार्मिंग के ऊपर नहीं फोकस करेंगे तब तक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से क्लस्टर जो फार्मिंग की बात हम कर रहे हैं, जो कि बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मैं पैसिमिस्ट नहीं हूं, मैं ऑप्टिमिस्ट हूं। लेकिन मुझे इसके इंप्लीमेंटेशन में काफी अड़चनें दिख रही हैं फ्यूचर में, क्योंकि जो हमारा किसान है, जो हमारा फार्मर है, वो अभी भी टेक्नोलॉजी से, वो अभी भी जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनसे बहुत दूर है। सरकार कैसे कर पाएगी, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है एंड दिस हैज टू बी अप्रिशिएटेड, लेकिन ये ग्राउंड पे कैसे इंप्लीमेंट होगा इसमें मुझे संदेह। ठीक है आशुतोष जी, अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं कि पहले भी एक खबर आई थी किस तरह से क्लस्टर फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा, हर गांव के हिसाब से डिजिग्नेटेड टेक्नोलॉजी सेंटर होंगे, जिस टेक्नोलॉजी की कमी की बात पंकज जी कर रहे हैं,
तो शायद ये इतनी बड़ी समस्या क्या आपको भी दिखती है क्या? आमतौर पर जो किसान को पता ही नहीं होता कि उसे क्या उगाना है और कैसे उसको मेंटेन करना है ताकि वो खराब ना हो जाए फसल, वो सारी जो इंसाइट है और जो विजडम है उन सेंटर्स के जरिए अगर उनको मिलता है तो ये काफी रिवोल्यूशनरी होगा। नहीं, देखिए ये बात तो एकदम अच्छी है, इससे किसान को बहुत फायदा होगा और जैसे आपने भी कहा कि जो है हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन वही बात इम्प्लीमेंटेशन की। आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसका फायदा किसान को नहीं मिलता आखिर में। वो या तो मिडलमैन कहा जाता है या बीच में इम्प्लीमेंटेशन में सरकारी नौकर खा जाते हैं। और मतलब एक चीज होती है आपकी इच्छा है कि ये हो, और वो जमीनी स्तर पे नहीं हो पाता है। और ये एकदम पंकज जी की बात से मैं सहमत हूं इसमें कि ये इसमें इरादे नेक हैं, लेकिन वो कितना हो पाएगा पता नहीं। अच्छा, एक चीज और है जिससे कि किसान को फायदा होगा, वो कि सरकार फोकस कर रही है एथेनॉल पे। एथेनॉल प्रोडक्शन में जो बायोमास, खासकर हम लोग हिंदुस्तान में फोकस कर रहे हैं सेल्यूलोसिक एथेनॉल पे, तो इसमें जो किसानों का वेस्ट होता है, जैसे शुगर कैन वेस्ट है, या जैसे इन्होंने एक ये योजना निकाली अपने एनसीटी एरिया के लिए और पंजाब हरियाणा के लिए, जहां पे किसानों से वेस्ट लिया जाएगा, ये भी एक जरिया होगा किसानों की आमदनी बढ़ाने का। तो ये किसानों के लिए अच्छा बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट बस सिर्फ ये है कि आखिर में उनके पास पहुंचता कितना है। ठीक है, बिल्कुल सर। मुकेश मोहन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मुकेश जी, आमतौर पर माना यह जाता है कि अगर अच्छा बजट तो वो है जो सरकार की कमाई भी बढ़ाए और आम आदमी की सेविंग भी बढ़ाए ताकि वो पैसा वापस सिस्टम में आए। इस बजट में आपको ऐसा लगता है क्या आम आदमी की सेविंग बढ़ पाएगी क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को भी काफी सारे इसमें इंसेंटिव दिए हैं। और इनकम कैसे बढ़ेगी? जब सरकार की इनकम बढ़ेगी, अगर टैक्स नेट में ज्यादा लोग आएंगे तो सरकार की इनकम बढ़ेगी और उससे वो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर और चीजों में, वेलफेयर में ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। अब जैसे इसमें कहा कि एमएसएमई के जो सेक्टर्स है उसमें जो कंपनीज हैं, 98% कंपनीज जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है, उनको इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया। मतलब जो पहले 50 करोड़ तक की टर्नओवर की हम बात करते थे, उसमें अब 250 करोड़ तक की जो टर्नओवर वाली कंपनीज हैं उनको उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ये सब चीजें हैं। और जैसे अभी ई असेसमेंट की बात करी, इसमें इन सब चीजों से जब लोगों को ये लगेगा कि ईज ऑफ डूइंग के साथ साथ ईज ऑफ लाइफ की बात भी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने की, तो मुझे लगता है कि इससे इनकम टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा लोग शायद आएंगे, उससे सरकार की इनकम जरूर बढ़ेगी। ललित जी हमारे साथ है। ललित जी, शायद एक और इंपॉर्टेंट फिगर है जिसके बारे में हम मिस कर गए, जिस पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए हमको। फिस्कल डेफिसिट 3.2 का लक्ष्य था इस साल के लिए, ये 3.5% तो इस साल होगा। और अगले साल जहां पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर इस बार 3.2 है तो आगे हम शायद 3 या 3.1 देखेंगे, वो भी 3.3 होने वाला है। तो एक्चुअली क्या है कि जिस हिसाब से लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, तो बजट में बैलेंस क्रिएट किया गया है। अब जब हम बैलेंस क्रिएट करते हैं, कुछ फैसिलिटीज देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट आता है। मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये विभिन्नताओं का बजट है। डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे हम गरीब लोगों के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही डिफरेंट बजट है। एजुकेशन में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का अगले 4 साल में वादा किया गया है, जो कि आज तक हुआ नहीं। 50 लाख लोगों को स्कॉलरशिप देने का गवर्नमेंट ने योजना बनाई है। अगर आप हेल्थ में देखें तो 1.5 लाख हेल्थ केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। जनरली क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी को कॉपी किया है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। बट एक बहुत ही अच्छा कदम है। 1200 करोड़ रुपए की उस पर लागत आएगी और गवर्नमेंट उसके लिए प्रिपेयर्ड है। और सबसे बढ़िया बात क्या हुई है, 5 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम बीमा जो गरीबों के लिए अनाउंस किया गया है। 10 करोड़ फैमिलीज जिसमें कवर होंगी, 50 करोड़ लोगों का उसमें बेनिफिट होगा। ये बहुत बड़ा कदम है। सवेरे मेरे से यही पूछा जा रहा था कि आज जो है हम इस बजट में पॉलिसी लेवल पे क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने 2 ही इंडस्ट्री का नाम लिया था, एजुकेशन और हेल्थ केयर, और उसी में हमने काफी सारे चेंजेस देखे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कदम है गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, और इससे काफी फायदा होगा। अब जहां तक हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, वो 3%, 3.2, 3.3, 3.4, एक्चुअली गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, कदम उठाए हैं उसको
चैलेंज की तरह एक लिया हुआ है। एंड जिस हिसाब से इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है और बैलेंस बजट है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट कम होता जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें, जो रिच लोग हैं उनको टच किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स इंक्रीज किया गया है, सेस 3% से 4% बढ़ाया गया है। तो वहां पे गवर्नमेंट का फोकस है कि कहां से जो भी फैसिलिटीज दी रही हैं उसका खर्चा कहां से पूरा किया जाए, वो वहां पे आ रहा है। और आप देखें कि सैलरी वाले लोगों को बहुत ज्यादा टच नहीं किया गया है, उनको फायदा नहीं दिया गया है, तो उनके लिए कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाली गई है तो हो सकता है एक रात अलाउंस कम कर दें, बट नेट में हो सकता है उनको 2-4 हजार रुपए पर एनम बची जाए। तो अगर, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती हैं, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि कवर कहां से होगा, फिर वही आपका क्वेश्चन आ जाता है तो फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा। तो जो भी सरकार चीजें निकाल रही है, ये एक बहुत ही कंट्री के विकास के हिसाब से निकाल रही है। मैं ये कहूंगा कि ये एक साधारण से काफी अच्छा बजट है। ठीक है, एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, बट गरीबों के लिए बहुत काम किया गया है। और हिंदुस्तान की तरक्की के हिसाब से इस बजट में काफी सारी योजनाएं लाई गई हैं, जिससे कि कंट्री आगे चलकर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, बीके अग्रवाल हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, एक बात समझनी होगी, ये कह रहे हैं चलो ये आगे के हिसाब से अच्छा बजट है, लेकिन बही खाता अगर मैं कहूं इस साल का, पिछला साल का जो था, वहां पर कहीं ना कहीं बहुत सरकार के काम करने के तरीके पर और उनकी काबिलियत पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, 72,500 करोड़ का विनिवेश का टारगेट था, आप 1 लाख करोड़ जुटाते हैं, उसके बावजूद और आपके जो डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। आपका टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया, आपने डाइवेस्टमेंट से ज्यादा कमा लिया, उसके बावजूद आपका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 3.2 की जगह 3.5 हो जाता है। कोई नेचुरल कैलेमिटी इस तरह कोई मेजर नहीं थी इस साल, उसके बावजूद इस तरह से ये बढ़ना सरकार के अपनी क्षमताओं पर सवाल तो रहेगा। देखिए, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम खर्चा करते हैं ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए भले ही उसको 0.2-0.3% फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए, बट वो अगर खर्चा करना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। और इस बार भी जो गवर्नमेंट ने 3% की बजाय 3.3% का टारगेट रखा है, मैं इसको बहुत जस्टिफाइड मानता हूं, क्योंकि लगभग 50,000 करोड़ रुपए आप एक एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं एक ऐसी इकोनॉमी में जिसके अंदर जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ा था, उस इम्पैक्ट को स्मूथन करने के लिए। और एक सर, वाकई में आपको लग रहा है, सर आपको वाकई में लग रहा है कि 3.2 से अगर 3.5 हो गया है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग की वजह से हुआ है? अगर ऐसा होता तो फिर रोजगार के मोर्चे पर नुकसान नहीं होता, रोजगार बढ़ता हुआ दिखना चाहिए था हमको। नहीं, देखिए, अगर हम मुद्रा के डाटा लेते हैं तो आप देखेंगे कि मुद्रा के थ्रू जो लोन डिसबर्समेंट हुआ है उसमें लगभग 8 करोड़ लोगों को लोन मिला है। और वो लोन इन लोगों को जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उन लोगों को मिला है, वो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है। तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट का या सेल्फ एम्प्लॉयड का वो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आया ही है। ऐसे ही इस बार भी जो अभी गवर्नमेंट ने 3% की बजाय इसको 3.3% रखा है, तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो अगर हम एक्सपेंडिचर की क्वालिटी देखेंगे तो ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर में इंक्रीज बढ़ रहा है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में इंक्रीज नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव स्टेप है, ये एक राइट थिंकिंग है और एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ये जस्टिफिकेशन है। ठीक है, पंकज जी, आपसे मेरा वही सवाल रहेगा, आप किस तरह से इस पूरे कैलकुलेशन को देखते हैं कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं तो रोजगार क्यों जनरेट नहीं हो रही है? 3.2 की जगह 3.5 हो गया फिस्कल डेफिसिट हमारा, और डाइवेस्टमेंट से आप ज्यादा कमा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन आप ज्यादा कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका बैलेंस शीट घाटा बढ़ता हुआ दिखाता है। देखिए, मैं इस बात के ऊपर आने ही वाला था और अच्छा किया कि आपने मेरे से पूछ लिया। मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि सारी बातें तो हो गई कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं और बजट भी देख के अच्छा लगता है, और मैं फिर कहूं कि मैं कोई नेगेटिव मानसिकता का नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पैसा आएगा कहां से, क्योंकि अगर आप देखें टोटल जो टैक्स है इंडिया का, वो अभी भी 16.6% है टोटल जीडीपी का। अगर हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री से इसको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इट इज रेंजिंग बिटवीन 33 से लेके 40% के बीच में है। हमने ऐसा कुछ आमूल चूल परिवर्तन इस बजट में मुझे नहीं दिखाई दिया जिससे कि जो टैक्स में आने वाले रिजीम में जो लोग हैं
वो अचानक कुछ तो बढ़े हैं। ये सही बात है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद मैं देख रहा था आपके चैनल पे कि 19 लाख नए टैक्स पेयर बढ़ गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 19 लाख से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश की आबादी 125 करोड़ है। दूसरा जो सवाल है कि नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए कुछ नहीं है। 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जैसा बादवा साहब ने बोला, उसमें भी फायदा केवल 1 या 2,000 रुपए का ही होगा। करीब करीब 6,000 रुपए का 6,000 रुपए का फायदा होगा। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप बड़ी पिक्चर देखिए, 1.89 करोड़ लोग सैलरी टैक्स दे रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को 1.44 लाख करोड़ टैक्स मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब 70,000 रुपया हर सैलरी आदमी एवरेज टैक्स दे रहा है। अगर आप ये इंडिविजुअल जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, अगर आप उनकी फिगर देखेंगे तो ये सिर्फ 48,000 करोड़ टैक्स दे रहे हैं। 1.4 करोड़ लोग, मतलब केवल 28,000 रुपया एवरेज इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी टैक्स दे रहा है। सैलरीड आदमी 70,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, ये जो एनॉमली है ये सिर्फ इसलिए है कि सैलरीड आदमी के पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर। तो मुझे लगता है कि ये फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए हमें टैक्स रिजीम बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल। वैसे एक सवाल और भी है जिस पर हम बाद में आएंगे एक ब्रेक लेके, और सवाल यह है कि इन आंकड़ों से साफ दिखता है कि सरकारी खर्च बढ़ा है, उसके बावजूद रोजगार घटा है। यानी जो निजी सेक्टर है उसको बढ़ावा देना जरूरी है, वरना रोजगार की स्थिति सुधरेगी नहीं। लेकिन क्या इंडस्ट्री के लिए ऐसा कुछ किया गया है कि रोजगार बढ़े? इस ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वित्त मंत्री ने अगले साल का बजट जरूर पेश कर दिया, लेकिन उस बजट से आप पर असर क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये हम आपको लगातार अपने एक्सपर्ट्स के जरिए बता रहे हैं। हमारे साथ अब विमल जैन भी जुड़ गए हैं, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स है। विमल जी, एक बात जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इस बजट में खर्चा बढ़ने के बाद भी फिस्कल डेफिसिट 3.2 था, का टारगेट था 3.5 हो गया, खर्चा हमने ज्यादा किया, उसके बावजूद जॉब्स जो जनरेट होनी चाहिए थी उस तरह से वो हो नहीं पाई है। सीधा मतलब है कि सिर्फ सरकारी जो पब्लिक सेक्टर है, खाली वो रोजगार को बढ़ाने में अकेले वो नहीं कर सकता है, निजी कंपनियों के ऊपर ही बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन निजी कंपनियों को क्या वो बेनिफिट्स मिले हैं? क्या निजी कंपनियों के लिए ये बजट उनके कारोबार को बढ़ाने वाला है क्या? और अगर नहीं है तो फिर रोजगार बढ़ेगा कैसे? 70 लाख लोगों को हर साल जो रोजगार देने का एक नया टारगेट इस बार आया है, वो पूरा कैसे होगा? विमल जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, विमल जी से संपर्क नहीं है। मुकेश जी, अगर आप मुझे इस बात का जवाब दें कि निजी सेक्टर की कंपनियों को उतने बेनिफिट यहां पर मिले हैं क्या कि रोजगार का जो लक्ष्य सरकार रख रही है वो पूरा हो सके? देखिए, दो चीजें हैं। मैं ये कहूंगा कि निजी सेक्टर में और खास तौर से जो जॉब क्रिएशन है वो जो अधिकतर करती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, ये एक बिल्कुल एक प्रूव्ड फैक्ट है कि जॉब क्रिएशन में एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। एमएसएमई सेक्टर को जो इन्होंने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि जो एक ये बेनिफिट दिया है कि जो 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाले जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका जब टैक्स स्लैब कम होगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उस पैसे को, जो टैक्स से उनको पैसा बचेगा, उस पैसे को शायद वो कुछ और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। एक ये बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, हम ये जो बजट है ना, बजट में शायद बहुत कुछ करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो वैसे ही खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद, और शायद ये हम हर नागरिक की जिम्मेदारी है इस समय देश की ग्रोथ के लिए। अगर एक ये जो डाटा पेश किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जो इंडिविजुअल जो सैलरी के अलावा जो लोग हैं उनकी जो एवरेज जो टैक्स देते हैं वो कुल 28,000 है, और जो टैक्स में जो आ रहे हैं वो लोग, वो भी अभी पूरी तरह से उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, जिस तरह से हम लोगों की इनकम है, पूरे देश की जो जनसंख्या है उसको भी ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मेरा ये मानना है कि इनकम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की आपने बात की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में शायद जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपना इनकम टैक्स नेट में आए।
और जिस तरह से सैलरी वालों की जिनकी मजबूरी है कि वो टैक्स उनको कटता है, टीडीएस कट जाता है और वो 70,000 रुपए या उससे ज्यादा वो एवरेज उनका टैक्स आता है, कहीं ना कहीं जैसे प्रोफेशनल्स की बात भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कही, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि जो इंडिविजुअल जो एसएससीज हैं उनकी जो इनकम वो अपनी जो डिक्लेयर करते हैं और उस पर जो टैक्स देते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो एक एक्चुअल जो चीज है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इनकम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सरकारी जो कंपनीज हैं वहां इनकम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो है वो ठीक है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी है और हर छोटे बड़े जो इंडस्ट्री वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना अगर टैक्स सही पे करेंगे तो वो शायद उनका बिजनेस बढ़ेगा और तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उससे होगा। ठीक, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ रितेश अग्रवाल हैं, सीईओ हैं ओयो रूम्स के, और रमेश नायर है, कंट्री हेड है जेएलएल के। रमेश जी, आप बताइए कि आप इस बजट को कैसा पा रहे हैं? क्या ये बजट गरीबों और गांवों को तो खैर काफी कुछ देता है, लेकिन जिस ईंधन से देश की इकोनॉमी फ्यूल होती है वो पूरा ईंधन का बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं निजी सेक्टर से आता है, शहरों से आता है, उस ईंधन को और जोर मिलेगा क्या इस बजट से? From a common man's point of view, definitely a very good budget. I would give it 8 out of 10. His announcements in terms of 5 lakh rupees for 10 crore families, 8 crore women getting LPG connections, 2 crore toilets, all extremely good measures for a country like India. But from the real estate sector, not too many announcements. Some good announcements he made was affordable housing fund with NHP, that's very good. He spoke about infrastructure improvements in terms of rail connectivity in Bangalore and Mumbai, which again is quite good. He spoke about creating more food processing parks, more agro warehousing, which is again good for the industrial sector. But in terms of expectations, we were expecting more limit increases from ATC point of view, ATEE point of view, or 24B point of view of the income tax. There were no announcements on that. MAT removal for affordable housing. There was no talk about that. MAT removal for SEZs. We were thinking the GST rates for under construction projects would be brought down. We didn't hear anything about that. External commercial borrowing for real estate, and most importantly giving the real estate sector infra status and industry status. Again, there was no mention about that. So not overall a good budget from a real estate point of view. रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बजट इनको नहीं लग रहा है। विमल जैन हमारे साथ हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। विमल, आप बताइए, शायद वाकई में हर बार जो एक शब्द हम पूरे बजट के दौरान कई बार सुनते थे वो होता था अफोर्डेबल हाउसिंग। इस सरकार का भी बड़ा जोर रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग पर, कहीं ना कहीं उसको लेकर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ, आपने सही कहा, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की जा रही है और 2022 तक एक कमिटमेंट भी रखा गया है कि 3 करोड़ जो हाउसेस दिए जाने हैं वो हाउसेस दिए जाएंगे। लेकिन आप देखिए, हाउसेस देने के लिए सीमेंट और आयरन स्टील एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। सीमेंट और आयरन स्टील के ऊपर जो जीएसटी की आज की डेट में रेट है वो बहुत हाई है। तो यानी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब उन हाउसेस को बनाने के लिए आप सीमेंट और आयरन स्टील की जीएसटी रेट को कम करेंगे। और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आपको थोड़ा प्रमोट भी करना पड़ेगा, सब्सिडी भी देनी पड़ेगी और थोड़े से आपको स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे जो अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करें। इसमें अनाउंसमेंट हो सकता था, लेकिन इस बजट में मैं अफोर्डेबल हाउसिंग पर्सपेक्टिव में कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं किया जो वो कर सकते थे, क्योंकि उन्हें कमिटमेंट दिखाया है कि 3 करोड़ हाउसिंग बाय 2022 पॉवर्टी क्लास या लोअर क्लास को दिए जाने वाले हैं। जी, हमारे साथ रितेश अग्रवाल भी हैं, ओयो रूम्स के सीईओ हैं। रितेश, आपके लिए तो शायद काफी अच्छे अनाउंसमेंट्स यहां पर हुए हैं। 10 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाए जाएंगे, किस तरह से देखते हैं इसको आप? मुझे लगता है कि ये बजट ऑल टुगेदर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी तरीके से निकल करके आया है। सबसे पहला ओयो हमारे देश के 3500 होटल्स का फ्रैंचाइज या ऑपरेटेड चेन है, यानी कि उनके लिए जो एमएसएमई लोन मुद्रा के अंदर में लेकर के आया गया है
मुझे लगता है वो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। मुझे लगता है इससे लाखों नौकरियां और उभर करके आ सकती हैं हमारे देश के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, क्योंकि साफ सुथरा कमरा सही दाम का डिमांड बहुत हाई है, बट इसकी सप्लाई के लिए काफी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, जिसके अंदर एमएसएमई लोन्स का काफी फायदा होगा। 10 आइकॉनिक मॉन्यूमेंट और उसका एक होलिस्टिक थिंकिंग, यानी कि जिसके साथ स्किल्स हों, जॉब्स हों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में मर्चेंडाइज स्टोर्स हों, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, स्किलिंग के ऊपर में जोर वापस से दिया गया है। हर सिटी के अंदर में स्किलिंग सेंटर के ऊपर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट का हमारे को काफी फायदा होगा, क्योंकि हर 3 कमरा जो ओयो लेकर के आता है या कोई भी होटल लेकर के आता है, कम से कम एक नई नौकरी क्रिएट करती है। ओयो ने आज 10,000 कमरे देश में लेकर के आए, हम 60,000 रूम्स। इस तरीके से काफी चेंज और आ रहे हैं। हमें लगता है कि हमें अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज मिले, हम जॉब क्रिएशन में काफी सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आशुतोष जी, आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूंगी। कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट ये भी कर रहे थे, क्योंकि जीएसटी आने के बाद ये पहला बजट था, तो कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर आगे आने वाले साल में सरकार क्या उम्मीद कर रही है, वहां से आय बढ़ेगी घटेगी, उसका लग रहा था कि शायद कुछ सिग्नल्स यहां से मिले कि सरकार किस तरह से जीएसटी को लेकर चल रही है अपने पूरे बजट में। वो कुछ क्लियर नहीं था। नहीं, वो कुछ क्लियर नहीं था। और एक अगर आप एक चीज देखें तो जो इन्होंने फिजिकल डेफिसिट का अपना टारगेट जो पिछले साल 3.2 था, वो इस साल 3.3 कर दिया। वो ये दिखाता है कि ये ज्यादा टैक्स बॉयंसी एक्सपेक्ट करते नहीं है, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे थे कि जो है अभी चलता है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया चल रहा है, तो उसमें जो है इनको लगता नहीं कि इनकम ज्यादा आने वाली है। और वो इसमें कोई जैसे रियल एस्टेट में भी इन्होंने कहा, एक तो जीएसटी पहले तो बाहर है, वो जीएसटी काउंसिल तय करेगी, तो ये उसमें ज्यादा वैसे भी बजट में बोल नहीं सकते थे। और जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस इकोनॉमिक होते हैं, अगर आप देखें तो बजट में सिवाय पर्सनल इनकम टैक्स और थोड़ा सा एक्साइज कस्टम, कोई ये ज्यादा वो कर नहीं सकता था। बजट अब ज्यादातर हमें ये बताता है कि खर्चा कहाँ होने वाला है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि हम जो है रूरल एरिया में ज्यादा खर्च करेंगे, हेल्थ पे ज्यादा। अब जैसे हेल्थ की लोग वो कर रहे हैं कि साहब एक गरीब आदमी को 5 लाख तक का हेल्थ बीमा बढ़ेगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको गरीब को फायदा उसका तभी होगा जब वो बीमार पड़े, और जब वो बीमार पड़ेगा तो उसका कितना रोजगार का नुकसान होगा, ये हम लोग मतलब सुनने में अच्छा लगता है कि 5 लाख का बीमा मिल गया, लेकिन बीमा मिलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। भगवान ना करे किसी को उसकी कभी जरूरत पड़े। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं देखिए, पूरी दुनिया में भारत की छवि बहुत खराब होती है जब हम उन तस्वीरों को देखते हैं कि इलाज नहीं मिल रहा, गरीबों को बिना इलाज के मर जा रहे हैं। अब कम से कम एक यहां पर सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल के जरिए भी उन गरीबों को सुविधा मिल पाएगी अगर इंश्योरेंस होगा, तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन पर से लोड भी तो कम होगा। नहीं, लेकिन आप हर तीसरे दिन अखबार में पढ़ते हैं कि जो है निजी अस्पतालों में किस तरह से लूट मची हुई है। 5 लाख में तो उस बेचारे गरीब का होने वाला भी कुछ नहीं है, और वो जहां रहता है उसके आसपास कोई इतना बड़ा जो है निजी अस्पताल होगा नहीं। उसमें जो ये दूसरी बात इन्होंने कही है कि हम जो है जगह जगह पे जो है सरकारी अस्पताल बनाएंगे, वो ज्यादा अच्छी बात है कि जो है वहां पे जो है इनको जो दवाइयां और मुहैया कराई जाएं और जो है इलाज सरकारी अस्पतालों में। ठीक है, ठीक है। रमेश नायर, एक बार फिर उनके पास जाएंगे, शायद वो हमारे साथ नहीं है। मुकेश जी, हमारे साथ विमल जैन है। विमल जैन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो तो बात आप जरूर रखिए, लेकिन साथ ही मैं जो एक बात समझना चाह रहा था कि एक कोशिश की गई है कि सरकारी अस्पतालों पर जो लोड है वो तो कम हो ही, साथ ही गरीब को एक क्वालिटी उसको हेल्थ ट्रीटमेंट भी मिल सके। आपको ये दिखाई दिया क्या? देखिए, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन आपने अभी एक क्वेश्चन जो रेज किया था कि जीएसटी पर्सपेक्टिव में क्या गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिटी दी। मैं इस बजट में ये जरूर देखना चाह रहा था कि जीएसटी पर्सपेक्टिव ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कुछ रोड मैप दे सकते थे, जो उन्हें इस बजट में नहीं बताया। आपको मालूम है जीएसटी जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, जीएसटी एंड नेटवर्क हमें कितने ग्लिचेज और प्रॉब्लम आ रहे हैं। आज से ई वेबल इंट्रोड्यूस हुआ है, पर ई वेबल की साइट भी वर्क नहीं कर रही है। एटलीस्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी पर्सपेक्टिव में ये बता सकते थे कि जीएसटी में ऐसे कौन से बदलाव लेके आना चाह रहे हैं जो जीएसटी काउंसिल तय करेगी, बट वैसे बदलाव हमें ईज ऑफ बिजनेस देंगे। यानी ये बजट यूनियन बजट 2018 था, पर जीएसटी पर्सपेक्टिव में एक रोड मैप दे सकता था और ये बता सकता था कि गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्टेप्स ले रही है जो जीएसटी को गुड एंड सिंपल करने वाला है। ये पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। ठीक है। और
और हमारे साथ अब शुभ्रकांत पांड्या भी जुड़ गए हैं, एमडी है इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड के। शुभ्रकांत जी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बजट से, वैसा आपको ये बजट लगा क्या? खासतौर पर आपकी इंडस्ट्री जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा रोल प्ले करती है, उसके हिसाब से आपको लगा क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग और होने की यहां पर अनाउंसमेंट भी किए गए हैं, आप खुश हैं क्या? जी, जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये बजट की फोकस रूरल इकोनॉमी और एग्री सेक्टर के ऊपर है, और जो करीब 14.5 लाख करोड़ की आउटले है फॉर जॉब क्रिएशन इन द रूरल इकोनॉमी, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर फोकस है, वेदर भारतमाला हो या रोड्स या रेल एक्सेट्रा, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड फाइनली मैं ये कहूँगा दैट फ्रॉम व्हाट स्टूड आउट फॉर मी वाज जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की और पहली स्टेप ली गई है, और काफ़ी बड़ी स्टेप ली गई है, बिकॉज 10 करोड़ फैमिली या 50 करोड़ लोग के लिए 5 लाख की मेडिकल कवर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेरे ख्याल से आगे जाके ये एक सोशल सेफ्टी नेट जो कहा जाता है, उसकी आज शुरुआत हुई है। बिल्कुल, शुरुआती अब मैं आपकी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग है करीब 20% बढ़ाने की बात की गई। जो 4,94,000 करोड़ है उसको बढ़ाकर 5,97,000 करोड़ FY19 में करने का अनाउंसमेंट हुआ है। ये बहुत बड़ा है, 20% बढ़ा देना। आपकी इंडस्ट्री से कितना बेनिफिट होता हुआ देख रही है? एब्सोल्युटली मैं वही कह रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर जो फोकस लाया गया है और आउटले 20% बढ़ाया गया है, वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और खास करके जो स्पेसिफिकली FM ने अरुण जेटली जी ने बोला कि मेक इन इंडिया को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं इन सिलेक्ट एरियाज कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा के, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस इज समथिंग दैट आई थिंक इज कमेंडेबल। और एज फार एज हमारी इंडस्ट्री है, फेरो अलॉयज इज अ रॉ मटेरियल फॉर स्टील मेकिंग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो स्टील की तो यूज होती ही है, तो दैट विल डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फेरो अलॉयज सेक्टर। ठीक है, हमारे साथ कुछ और यहाँ पर मुकेश मोहन जी, मैं आपके पास एक बार आऊंगा कि एक ऑपरेशन ग्रीन की बात की गई। ऑपरेशन ग्रीन का बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिल पाया है, लेकिन इस ऑपरेशन ग्रीन में कहीं ना कहीं जो बात समझ में है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर होगा। ये देश के कृषि सेक्टर के लिए कितना बड़ा है, और क्या ये मैसेज ये भी है क्या कि जो लोग फार्मिंग से दूर हट रहे थे, खासतौर पर अगर आप पढ़ लिख लिए तो फार्मिंग से हट जाइए, ये उनके लिए मैसेज था क्या कि आप आइए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने आप में इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें आप आइए, क्या ये मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, और मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जो एग्रीकल्चर है वो एक एंटरप्राइज की तरह काम करना चाहिए, जो फार्मर्स हैं वो एक एंटरप्राइज की तरह काम करें। बट मुझे इसमें दो चीज और जो एक बजट में शायद थोड़ा मैंने कहीं मिस किया, कहीं ना कहीं ये जितनी भी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जिस सेक्टर में भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैंकिंग की जो हालत है आज हमारे देश में, तो बैंकिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जरूरत है कि हमारे बैंक्स कैसे स्ट्रेंथन होंगे, ताकि ये जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं उनके लिए जो पैसा है वो कहां से, जो फंडिंग है वो कहां से होगी, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में हो, तो अल्टीमेटली बैंकिंग की जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी होगी। तो बैंकों की जो समस्या है, जो एनपीए इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए, बैंकर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए शायद उसमें कुछ मैंने मिस किया। एक दूसरी चीज जो जेटली जी ने बोली, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कुछ स्पेशल स्कीम्स वो बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो वो जो होंगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए, क्योंकि अभी आजकल जो हम थोड़ा महसूस कर रहे हैं कि ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, इसको एक तरह से एमएसएमई सेक्टर में जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएटर है उसको एक दुधारी मार पड़ रही है। एक तो यह है कि जो उसका पैसा है जो कहीं ना कहीं बड़ी यूनिट में फंसा हुआ है, वो पैसा आने में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की वजह से उसको दिक्कत हो रही है। और दूसरा यह है कि अब उनकी जो यूनिट है, छोटी यूनिट है, क्योंकि अब प्रमोटर्स जो हैं
वो अपनी कंपनी में बिड नहीं कर सकते अगर वो डिफॉल्टर हैं या और बहुत सारी कंडीशन है। ये जो छोटी कंपनी में है, इनमें कोई बाहर का आदमी कोई बिड करना शायद किसी के लिए मुश्किल होगा। इसके लिए देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ठीक है, वो बजट में नहीं आया, जेटली जी ने जरूर बोला कि इसके ऊपर हम कुछ स्पेशल स्कीम लाएंगे, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में एमएसएमई सेक्टर्स के लिए क्या स्पेशल स्कीम आएंगी, वो शायद देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है ललित, अगर आप इसमें बता सकें कि जिस बारे में मुकेश मोहन जी भी कह रहे हैं कि इसमें अभी देखना होगा कि क्या एक्साइटमेंट एमएसएमई सेक्टर को और क्या रिलीफ मिल पाता है, जो चेंजेस की बात हो रही है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एमएसएमई को आज चाहिए क्या, किस तरह के बदलाव चाहिए इंसॉल्वेंसी कोड में और किस तरह से राहत चाहिए? जो चाहिए, एक तो बिजनेस करने के लिए ईज चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा कैपेक्स करने की क्षमता नहीं होती है कि इतना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में जा पाएं और उतने भारी भारी एक्सपर्ट्स रख पाएं। तो उनको एक तो किस तरह का प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो चाहिए, और दूसरा गवर्नमेंट ने आज फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 3794 करोड़ का कैपिटल सब्सिडी एक स्कीम लेके आएगी एमएसएमई सेक्टर के लिए, जिससे कि उनको और डेवलपमेंट में फायदा होगा, और 70 लाख नई जॉब क्रिएट करने की जो बात करी है वो भी, उसमें से भी काफी कंट्रीब्यूशन वहीं से आने वाला है। अब जहां तक कि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का सवाल है, वहां पे एमएसएमई क्यों वहां तक पहुंचती है, हमें वहां पे मतलब सोर्स पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। बिकॉज ज्यादातर केसेस में देखा गया है एमएसएमई सेक्टर में ओवर फंडिंग कर देते हैं बैंक्स, और उसकी वजह से और आगे चल के जो है अपना वो डिफरेंट सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं, और जहां का रिसर्च ठीक नहीं होता है बिकॉज इसलिए कि भाई फंड्स अवेलेबल होते हैं, और वो जाके फिर अपना एनपीए हो जाते हैं और फिर वो बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड आ जाता है। तो एक तो जो क्रेडिट सैंक्शंस हैं एमएसएमई के लिए उसको फास्ट करना होगा, और उसकी मॉनिटरिंग की बहुत ही डिफरेंट तरीके से जरूरत है, ताकि वहां पे ना तो अंडर फंडिंग हो ना ही ओवर फंडिंग हो। बिकॉज कई केस में हम ऐसे देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में प्रोडक्ट अच्छा होता है, बिजनेस अच्छा होता है, पर बैंक्स की रेगुलेशंस ऐसी टाइट होती हैं कि कोलेटरल की कंडीशंस होती हैं और कुछ और दिक्कतें होती हैं कि वो बिजनेस आगे फ्लरिश नहीं कर पाता। और दूसरे केसेस में हम ये भी देखते हैं कि जहां पे अपना कंपनी ठीक नहीं परफॉर्म कर रही होती, फिर भी उसको बैंक फंडिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसी लाने की जरूरत है, और इस तरह के ऑडिट मैकेनिज्म और इंटरनल कंट्रोल्स क्रिएट करने की जरूरत है, जिससे कि वो सिचुएशन ही ना आए और वहां तक पहुंचा ना जाए। बिकॉज एक बिजनेस खराब होना, इंसॉल्वेंसी कोड में जाना, एक वो अपने में मतलब नॉट ओनली बिजनेस का, एक कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत नुकसान होता है, जॉब का भी नुकसान होता है। ठीक है सर, ठीक है। आप मुकेश जी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? मुकेश जी आप ऐड कीजिए, लेकिन साथ ही मैं ये भी सुनना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, खासतौर पर जो, अगर मैं बैंकों की बात करूं, जो बैंक हैं, उनको ये सुनकर कैसा लगता है जब वो ये देखते हैं कि अभी तक तो कंपनियों के बैड लोन तो रिजॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, किसानों के कर्ज माफ होते हैं, तो वो प्रेशर भी बैंकों पे आता है, और अब सरकार कह रही है कि हम मदद करेंगे एमएसएमई की उनके बैड लोन्स को रिजॉल्व करने में। तो क्या मैसेज बैंकों को ये जाता है कि हम वहां पर भी बैंकों पर प्रेशर बढ़ा देंगे? मैसेज क्या है? एनपीए को लेकर कैसे इसको आप डिकोड करते हैं? नहीं देखिए, ये जो समस्या है, जो एनपीए की समस्या है, ये कोई नई समस्या नहीं है। ये पिछले 10-15 सालों की समस्या है, जो पहले कारपेट के नीचे छुपे हुए थे जो बैड लोन, अब वो आगे आ गए। ऐसा नहीं है जो अभी ललित जी बता रहे थे कि जो छोटी यूनिट्स हैं, जो एमएसएमई सेक्टर हैं, उनकी कोई टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम की वजह से या उतनी उनकी कोई ओवर फाइनेंसिंग की वजह से ये एनपीए बढ़ गए हैं। एसएमई सेक्टर्स के जो एनपीए बढ़ते हैं, मुझे जहां तक लगता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं या जो गवर्नमेंट में जो उनकी सप्लाई होती है, वहां से उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिल पाता। एक चीज जो शायद हम बीच में थोड़ा मिस कर गए, और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था, जो जिसके ऊपर शायद अभी तक हमने बात नहीं की, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है कि जो ई ट्रेड, मतलब जो रिसीवेबल्स हैं, जो एमएसएमई सेक्टर्स की जो रिसीवेबल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अब शुरू होगी। यानी अगर किसी एमएसएमई सेक्टर का कोई पैसा कहीं से लेना है, तो अब उसको वो ट्रेडेबल हो जाएगा, उसको कोई दूसरा आदमी खरीद सकता है। ये काफी दिनों से बात चल रही थी, आज जेटली जी ने इसका जिक्र किया, पर शायद हम उतनी जोर से उसको समझ नहीं पाए कि ये अगर शुरू हो गया, अगर रिसीवेबल्स की ट्रेडिंग शुरू हो गई, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाएगा। और देखिए, जो आपने कहा कि बैंकों के ऊपर जो हर चीज का प्रेशर आता है, चाहे वो किसानों का लोन माफ हो या ये जो एनपीए की बात समस्या है, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है, इसका जो पर्पज है वो
रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन में ये जो अकाउंट अगर कोई खराब हो रहा है तो हम कितने टाइम तक उस अकाउंट खराब अकाउंट को ढोते रहेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि जो एनपीए हुआ तो चलो उसको और पैसा दे दिया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने भी जो फिक्की की जो एनुअल मीटिंग थी उसमें भी बोला था स्कैम है वो शायद जितने स्कैम है आज तक उनमें सबसे बड़ा स्कैम है। ठीक है। और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि जो अकाउंट एनपीए हुआ चलो उसको और पैसा दिया जाए और एनपीए से बचाया जाए। अभी कम से कम एक ये मुहिम शुरू हुई है कि अगर एनपीए है तो सामने आया जाए उनको। अगर 100 रुपए के बदले में 30 रुपए की वैल्यू है एसेट की तो कम से कम 30 रुपए लिया जाए, 70 रुपए को एक बार राइट ऑफ किया जाए, अपनी बैलेंस शीट ठीक की जाए। अदरवाइज तो क्या हो रहा था 100 रुपए के एनपीए को छुपाने के लिए हम उसको 120 रुपए का कर रहे थे। ठीक है। जो बढ़ते बढ़ते स्थिति यहां तक आ गई कि आज हम 9 लाख करोड़ रुपए एनपीए की बात करते हैं। बिल्कुल, इसको कहीं ना कहीं इसका रेजोल्यूशन जरूरी था। ठीक है। और अगर ये कुछ मेजर्स हैं बट इसमें ये बड़ा जरूरी है कि जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कुछ स्पेशल स्कीम हमें लानी पड़ेगी। ठीक है। नहीं तो ये होगा कि जो जितनी एमएसएमई सेक्टर आप ये कह रहे हैं कि एमएसएमई को तो राहत मिलेगी ही और बैंकों के लिए नहीं पाएंगी, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा छिपा है। मस्त हो जाएगा। ठीक है सर, एक ब्रेक लेंगे, सारे मेहमान हमारे साथ बने, एक ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। चलिए, आम आदमी के लिए एक और राहत वाली खबर यह रही कि एक्साइज जो है पेट्रोल डीजल पर कम हुआ, जिसका फर्क ये पड़ा कि पेट्रोल करीब 2 रुपए सस्ता हो गया है प्रति लीटर। ललित जी, ये एक शायद ऑन द लाइंस है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लोग चाह रहे थे कि भाई क्रूड इतना महंगा हो गया जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, सरकार ने पहले कमा लिया है, अब जो एक्स्ट्रा बर्डन लोगों पर डाला था कम से कम उसको कम किया जाए लोड, उस दिशा में एक कदम। जनता ने, लोगों ने तो पैसा ज्यादा खर्च किया है पेट्रोल डीजल पे, पर कंट्रेरी देखें तो सरकार ने कमाया नहीं है। क्योंकि अगर सरकार ने कमाया होता तो आपका क्वेश्चन फिस्कल डेफिसिट वाला वो बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो सर ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो चूंकि कंट्री की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं तो उस चक्कर में जो है अपना वो फिस्कल डेफिसिट आया है। बट ये एक बहुत ही अच्छा आज कदम हुआ है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया है, एक्साइज ड्यूटी कम करी है जिससे 2 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम में गिरावट आई है और इससे आम जनता को बहुत अच्छा लगेगा, फायदा होगा। और बजट वाले दिन ही ये एक तरह का गिफ्ट है जो लोगों को मिला है, बिकॉज 2 रुपए अपने में एक बहुत बड़ा रकम होती है। 3 से 4% पेट्रोल डीजल के दाम गिर जाना। और पर दूसरे एंगल से अगर हम देखें कि जब क्रूड, अभी हम यही डिस्कशन कर रहे थे, जब क्रूड 110-120 डॉलर होता था आज से 2 साल 3 साल पहले, तो तब भी पेट्रोल डीजल के दाम इतने नहीं थे, तब इससे भी कम थे। और आज जब क्रूड जो है 60 डॉलर पे है, पीछे तो 40 डॉलर पे भी चला गया था, तो भी दाम उससे ज्यादा हैं। तो अब ये एक और एनालिसिस करने वाली बात है कि सरकार ने काफी बढ़ा के और 2 रुपए वापस दे दिए। मतलब हमारी जेब से कुछ टाइम से पैसे जो निकाल रहे थे वही वापस डालने की कोशिश करी है। ये एक्चुअल में तो ललित जी जरा फिर से अपनी बात को समझाइए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने कमाया नहीं है, जबकि एक तरफ आप यही मान रहे हैं कि हमारी जेब से पैसा निकला तो सरकार तक कैसे नहीं पहुंचा। 2013-14 से लेकर 16-17 के बीच में जो डीजल पर एक्साइज थी 4 गुना बढ़ गई, फिर भी हम ये माने सरकार ने कमाया नहीं। सरकार ने फ्यूल पे कमाया है, लोगों की जेब से निकाला है, ये अलग बात है, बाकी जगहों पर खर्च हो गया इसलिए घाटा है। मैं वही कह रहा था कि सरकार को इससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ी है, बट अल्टीमेटली जब हम ओवरऑल कंट्री का एक्सपेंडिचर देखते हैं तो वो एक्सपेंडिचर भी टोटल बढ़ गया। क्योंकि अब सरकार के पास ज्यादा रास्ते नहीं है तो कहां से वो रेवेन्यू कमा सकती है? या तो वो टैक्सेस से कमा सकती है, एक्साइज से कमा सकती है, या वो नए नोट छाप सकती है, या वो अपनी कंपनीज में जो है शेयर स्टेक सेल कर सकती है। तो यही 3 रास्ते हैं जो सरकार ने एक एक करके सारे पहले 2 रास्ते अपनाए और नोटों को छापने पे उनका फोकस नहीं गया। बिकॉज सरकार भी ये चाहती थी कि हमारी जो करेंसी है वो ज्यादा डिवैल्यू ना हो, हम अपने ही चीजों में से इस तरह से इसको मैनेज करें, बैलेंस क्रिएट करें कि वहीं से खर्चे पूरे हो जाएं।
और इसी के लिए जो हम आज देखते हैं टैक्स रेट्स में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, चूंकि सरकार के पास ऑप्शन नहीं है और रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, तो वहां सरकार खड़ी है। पर जब हम इंडिविजुअली या इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पेट्रोल डीजल के ऑयल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोगों को काफी तकलीफ होती है, तो वहां सरकार कदम उठा रही है कि जैसे आज 2 रुपए उसमें उसे बेनिफिट दिया गया पेट्रोल डीजल में, तो वो अपना कोशिश कर रही है। तो इसलिए ओवरऑल बैलेंस क्रिएट करने की जो जरूरत थी वो सरकार कर रही है। एंड अभी भी काफी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं जो कंट्री में जिससे सरकार लड़ रही है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जैसे जैसे जो टैक्सेस के दायरे में लोग बढ़ेंगे, बिकॉज अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि जो काफी सारे लोग हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, जो कि आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया भी। जैसे जैसे वो लोग अंदर आएंगे अपने आप रेवेन्यू बढ़ेगी और अपने आप ये जो है पेट्रोल डीजल के दाम में टैक्सेस कम हो जाएंगे, बिकॉज सरकार को कहीं से तो रेवेन्यू चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आशुतोष जी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आशुतोष जी आप बताइए इस पर। देखिए, सरकार जो है एक बहुत ही चतुर इन्वेस्टर की तरह एक्ट कर रही थी। ये जो आपके जो दाम हमसे पेट्रोल और डीजल के ज्यादा लेते हैं, ये इनके ऑयल सब्सिडी ये देते हैं अपने लिस्टेड जो इनकी कंपनीज हैं, ONGCs, उसी का नतीजा कि IOC का देखिए आप इस बार मुनाफा 2 गुना हो गया, तो उनके शेयर वहां पे हैं। तो आपसे लेके ये अपनी कमाई वहां पे कर रहे हैं, वो जो है खर्चे से नहीं वो हो रहा है। तो ये जो बड़े चतुर इन्वेस्टर है सरकार कि ये टैक्स पेयर को हर तरह से जो दे सकता है उससे निचोड़ के निकाल लो, अपना जो है सब अच्छा चलता रहे। तो वही हो रहा है, ये खर्चा सरकार के पास ही गया। सरकार अगर हमसे आपसे नहीं लेती तो उसको अपनी जेब से इन कंपनी को देना पड़ता, वो जो है इसने आपसे लेके उन कंपनीज को दे दिया फायदा। ठीक है, भले ही आप कहते रहे कि अब 60 पे क्रूड है तो हम इतना महंगा 80 रुपए का तेल क्यों खरीदे। तेल कंपनियों की चमक लगातार बढ़ रही है, IOC का प्रॉफिट मैंने देखा 2 गुना हो गया, बाकी तेल कंपनियों का भी लगभग मोरलेस यही हाल होगा। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अभी नारायण मिश्रा, डायरेक्टर है PhD के, कृष्ण मल्होत्रा है, सलाहकार है ध्रुव में। मिस्टर मिश्रा, पहले सवाल मेरा आपसे है, आप क्योंकि अभी जुड़े हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कुछ हाइलाइट जो आपको लगता है इस बजट ने गेम चेंज कर दिया हो, कोई गेम चेंजर अनाउंसमेंट आपको इसमें लगता है क्या आपके हिसाब से? देखिए, गेम चेंजर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजर का जो रोल होता है वो लगता है इसमें। पॉपुलिस्ट नहीं है ये, कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा गवर्नमेंट का इम्फेसिस रहा है, और साथ साथ लॉन्ग टर्म जो देश की हित है उसको ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो आप मान रहे पॉपुलिस्ट नहीं है। कृष्ण मल्होत्रा हमारे साथ हैं। मल्होत्रा साहब, आप बताइए कि आपको भी लगता है कि ये बजट पॉपुलिस्ट नहीं है, और जिस तरह से अनाउंसमेंट किए गए हैं वो सिर्फ एक मजबूरी रही होगी कि खर्चा नहीं बढ़ाएंगे तो ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा, इस मजबूरी के तहत ही ये अनाउंसमेंट किए गए खर्च बढ़ाने के, और इसे पॉपुलिस्ट हमको नहीं मानना चाहिए? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट का ट्रेंड देखें तो पिछले 3-4 साल के बजट देखें, और तभी इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में हिंदी में सबको बताया कि भाई कौन कौन से स्कीम्स गवर्नमेंट इन द लास्ट 3-4 ईयर्स ले चुकी है। तो हर साल एक प्रोग्रेसिव बजट था, इस साल भी उसी फेज में, उसी लय में उन्होंने दिया बजट। नो डाउट कि भी गवर्नमेंट का ये लास्ट बजट है, तो थोड़ा सा इलेक्शन को दिमाग में रख के उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन एज सच अगर आप फ्लो देखें तो ये बजट इस बार मोर फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, फार्मिंग और हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा किया। और एक ऑर्डिनरी आदमी जो उन्होंने इस स्कीम में जो इस बार नेशनल हेल्थ स्कीम स्टार्ट की, वो एक बहुत बड़ी, जिसमें 50 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलेगा, 10 करोड़ फैमिलीज आएंगी, उसमें काफी जो धनराशि उन्होंने अलॉट की, इसमें एलोकेट की, वो एक बड़ी अच्छी स्कीम थी जो इसमें डाला। और जो पुरानी स्कीम्स में भी जो 2 लाख की लिमिट थी उसको इंक्रीज कर